हाय गाइज, कैसे हैं? जेएसएससी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए आज हम लोग सीडीपी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सीडीपी से हम लोग का 30 क्वेश्चन आएगा, आपको भी पता होगा। कितना क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन आएगा सीडीपी से? सीडीपी से 30 नंबर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसलिए बाल विकास जो है हम लोग का, इसको हल्के में नहीं लेना है और यही रिजल्ट दिलाएगा आपको। बाल विकास एक हमेशा एक बच्चा के चाइल्ड के बारे आपको सोचना है और इसके आधार पे ही आंसर करना है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं परवीर कुमार, हमारे चैनल में पहली बार अगर जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, और सभी का अभी हम लोग का प्लेलिस्ट बना होगा, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। आज से क्लास शुरू हो गया है। आज से हम लोग का जिस जेटेट के लिए, जो जेटेट है 2024 में अभी आने वाले बम्पर बहाली है, क्योंकि झारखंड में अभी बहुत सारे टीचर के वैकेंसी खाली है और ये आपको 1 to 5 तक है और 6 से 8 तक दोनों पेपर के लिए है। आपको पेपर का घबराना ही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? बताइए कौन सी समाधान है जो वैज्ञानिक की पहला चरण है? बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, चलिए इंग्लिश हिंदी दोनों में है क्वेश्चन, ठीक है। आपको जिसमें अच्छा लगेगा आप उसमें पढ़िए, ठीक है। पहले बोल रहा टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, जो प्रकल्पना की परीक्षण करना होता है। अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या के प्रति जागरूकता, ठीक है। फॉर्मुलेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, प्रकल्पना का निर्माण करना। प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। बताइए आपको जिसमें सही लग रहा, आप इंग्लिश कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में देखिए और हिंदी कंफर्टेबल है तो हिंदी में देखिए, आपका दोनों मीडियम में है, ठीक है। बताइए 70 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 70 बोले, सॉरी 1 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो समस्या की प्रति जागरूकता हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए कौन सी समाधान की वैज्ञानिक की पद्धति का पहला चरण है, क्योंकि कोई देखिए वैज्ञानिक का कहना है कि बच्चों के ऊपर जो भी समस्या आता है उस समस्या के ऊपर उसको जागरूक होना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ समस्या उसका बच्चे पे उत्पन्न हो जाता है, वो भी क्रिटिकल होता है, समस्या आ जाते हैं, तो उसको क्या होता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका जागरूक होना जरूरी होता है, ठीक है। समझिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विकास शुरू होता है, विकास कहां से शुरू होता है जल्दी से बताइए? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशव अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। बताइए क्या होगा? फर्म चाइल्डहुड, प्रीनेंटल स्टेज, फॉर्मल इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड। बताइए डज डेवलपमेंट बिगिन, बताइए क्या हो जाएगा? विकास शुरू होता है कहां से, जल्दी से बताइए। देखिए विकास ऐसा है, विकास जब भी बच्चा का जन्म लेने से पूर्व उसका विकास होना स्टार्ट हो जाता है।
जब भी वो माँ का गर्भ में जब 10 महीना 10 दिन रहता है तो वहीं से उसका विकास होना शुरू हो जाता है। कैसे विकास शुरू हो जाता है आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो पेट माँ के गर्भ के अंदर है, ठीक है, फिर भी उसका विकास होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता, अंग उसका काम करना शुरू हो जाता है, ठीक है, माँ को कभी लात मारता है, कभी गड़गड़ाहट का ये मिलता है, तो ये सब होता है, उसका विकास वो अपना स्टेप ले लेता है। इसलिए प्रसव पूर्व अवस्था से ही उसका विकास, बच्चा का विकास शुरू हो जाता है। समझ गए? क्वेश्चन एकदम पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, तो इसका भी बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिग और हार्ट खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। क्या शब्द है? परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। बिग एंड हेड का कहना है कि देयर इज ए वर्ड द बेस्ट एक्सप्रेसेस द characteristic of change. Change is physical, social and psychological. बताइए क्या होगा? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडल्सेंस, एडल्टहुड, क्या हो जाएगा बताइए? शैशव अवस्था, बालिया अवस्था, किशोरा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था। जो बच्चे में परिवर्तन होता है वो परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक में होता है। तो कौन सा स्टेज है बताइए जल्दी से? तो हम लोग का जो परिवर्तन होता है वो एडल्सेंस से शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक बच्चा का क्या होता है, किशोरा अवस्था में एक आंधी तूफान भी अवस्था कहा जाता है। क्यों आंधी तूफान का अवस्था कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक मैच्योर हो जाते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, एक बच्चे का सोचना समझना, अपना जिम्मेवारी लेने का अवस्था पहुंच जाती है। इसलिए इसको हम लोग को एक परिवर्तनशील करना, और एक सोच पे आप जैसे जिस टारगेट पे आप पहुंचे हैं, कहाँ आप टारगेट लिए हैं, तो एक किशोरा अवस्था से ही टारगेट लिए हैं कि हमको ये चीज बनना है, हमको सरकारी टीचर बनना है, हमको कहीं पढ़ाने का ये है, तो ये सब एक सपना होता है। तो उसी का एक परिवर्तन होता है, परिवर्तन वहीं से शुरू हो जाता है आपका। ठीक है, समझिए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखिए, बालक का विकास परिणाम है, बालक का विकास का परिणाम है। क्या परिणाम है बताइए? वंशानुक्रम, वातावरण का वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत प्रक्रिया का, आर्थिक कारकों का। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड? बताइए, आपको जो सुटेबल लग रहा आप उसमें पढ़िए। क्या होगा? इनहेरिटेंस, इन्वायरमेंट, इंट्रैक्शंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर्स। बताइए क्या हो जाएगा? आर्थिक कारकों का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत प्रक्रिया का, वातावरण का, वंशानुक्रम का। चार का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इन इंट्रैक्शंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इन्वायरमेंट हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्या हो जाएगा? बालक का विकास का परिणाम होता है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत प्रक्रिया से ही शुरुआत हो जाती है। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्त को जितने भी ग्रुप में हैं, चाहे कहीं भी हैं, सोशल मीडिया पे आप शेयर कर दीजिए, और क्लास अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा सीखना स्थायी होता है? व्हिच लर्निंग इज परमानेंट? बताइए कौन सा ऐसा सीखना होता है कि जो हम लोग का परमानेंट हो जाता है, स्थायी हो जाता है बच्चों में, रट कर, सुनकर, समझकर, देखकर। बताइए, रोट लर्निंग, लिसनिंग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, सिंग लर्निंग। बताइए क्या हो जाएगा? हम लोग का चार लर्निंग दिया हुआ है, कौन सा सीखना हम लोग का जो हम लोग का परमानेंट हो जाता है? बताइए। तो परमानेंट जैसे होता है तो कोई भी चीज को समझ रट के तो होगा ही नहीं, और कोई चीज सुनकर भी तो होगा नहीं। सबसे पहले उसको काटिए। देखकर, देखकर थोड़ा बहुत इसमें आ सकते हैं, देखकर आप सोच सकते हैं, लेकिन जो चीज आप समझ जाइएगा एक बार उसको क्या भूलिएगा। मान लीजिए 2+2, तो इसको आप भूल सकते हैं, क्योंकि 2+ का यहाँ अर्थ होता है जोड़ होता है। तो जैसे ही ऐसे दिखने को मिल जाएगा तो हमको जोड़ करना है, तो ये आप समझ गए। प्लस का चिन्ह को आप क्या समझ गए? इस सिंबल को आप समझ गए
कि क्या चीज होता है, ठीक है, इसको समझ गए। और इसको घटाव जो सब्सट्रैक्शन होता है इसको भी आप जान गए, फिर गुना भी। तो इस चीज को यह होता है कि आप समझ गए, समझने से होता है कि वो कभी आप भूल नहीं सकते हैं, वो एक परमानेंट हो जाएगा, आपका परमानेंट एक लर्निंग बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, समझ कर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। सीखना समृद्ध हो जाता है यदि, चलिए स्टेटमेंट है देखते हैं, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों का कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंत क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। लर्निंग बिकम्स enriched, बताइए। Required attention should be given to periodic examinations in the classroom. Bring examples from the real world to the classroom in which students interact with each other and teacher facilitate the process. Use more and more teaching materials in the classroom. The teacher should use different types of लेक्चर एंड एक्सप्लेनेशन। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो देखिए हम लोग को सीखना समृद्ध हो जाता है, क्योंकि हो जाता है वास्तविक दुनिया से। जब भी हम लोग का वास्तविक आएगा शब्द तो हम लोग का वास्तविक, ये सब टैग वर्ड है, वास्तविक शब्द होता है टैग वर्ड, ठीक है, ये सब नोट करके रख लीजिएगा, टैग वर्ड होता है। क्योंकि वास्तविक दुनिया में जब आप देखिएगा, कक्षा में लाइएगा और एक दूसरे से अंत क्रिया करेगा और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए वास्तविक जो होगा है, जो भी चीज वो ब्लैक बोर्ड में दिखा के पढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, वो वास्तविक में आ रहा, आपको देखने को मिल रहा, एक दूसरे के अंत क्रिया हो रहा, उसमें शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षक की जो उसमें बच्चों को सिखाना बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि आप देखकर बहुत ही आसानी से सीख पाइएगा। इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, विद्यालय आधारित आकलन। चलिए विद्यालय स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है बताइए। शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो क्या हो जाएगा, परिचित वातावरण में जो हेल्प्स ऑफ लर्नर होता है उसमें आपको फेमिलियर इन्वायरमेंटल की बहुत ही सीखने को आसानी बन जाता है, शिक्षार्थियों को मदद काफी मिलता है, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। बताइए बहुबुद्धि क्रिटिज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यह आनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता है, ठीक है। बहुबुद्धि केवल प्रतिभा ही है जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्वान रहती है। बहुबुद्धि शिक्षार्थी को अपने रुझान को खोने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि आवश्यकता से अधिक बल देती है। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत का मतलब ही जो है उसमें जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्वान रहते हैं उसी को बोलते हैं बहुबुद्धि, जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस इज ओनली टैलेंट व्हिच आर फुल्ली प्रेजेंट इन द इंटेलेक्ट, ठीक है, उसमें पूरा उसको बुद्धि विद्वान होना जरूरी है, तभी आप बहुबुद्धि सिद्धांत
बहुबुद्धि का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, जो भी बच्चे में प्रतिभागी रहते हैं उसमें पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्वान होना चाहिए, आप जानते ही नहीं है। और बहुबुद्धि सिद्धांत का कोई आप नहीं हो सकते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत का मतलब होता है कि बच्चे पूरा जानकारी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, बच्चे में कोई भी त्रुटि नहीं होना चाहिए, इसको आसानी से समझ जाइए। ठीक है, समझ गए, क्या बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है, बताइए। नेगेटिव है, तो पहले नेगेटिव को हम लोग को लेते हैं। देखिए, रोमांचकारी, थ्रिलिंग जिसको बोलते हैं, उत्सुक, कठोर, स्वतंत्र, बताइए क्या हो जाएगा इसमें से। देखिए कौन सा एक है जो नेगेटिव है, उसको हम लोग ले। देखिए यहाँ रोमांचकारी, ये तो बहुत ही सृजनात्मक बालक में विशेषता होता ही है। ठीक है, रोमांच होता ही है क्योंकि खुशी तो होता ही है हर बच्चे पे। ठीक है, ये भी हो जाएगा। उत्सुक भी हो जाएगा। ठीक है, उत्सुक भी हो जाएगा। स्वतंत्र तो है, ये बच्चा स्वतंत्र होता ही है, तो कौन नहीं है विशेषता। तो कठोर, बच्चे पे कोई भी चीज का सृजनात्मक सीखने के लिए कोई भी कठोर काम कर नहीं करा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर कठोर कीजिएगा, कठोर कराइएगा तो बच्चे सीखने में तत्पर पीछे हट जाएगा, इसलिए कठोर शब्द हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, बताइए कौन सी संज्ञानात्मक, जिसको कॉग्निटिव प्रोसेस बोलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉग्निटिव प्रोसेस, क्या है कॉग्निटिव प्रोसेस, बताइए। प्ले, खेलना, चिंतन, दौड़ना, प्रतिवर्ती क्रियाएं, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए वो कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब ही होता है हम लोग का चिंतन। ठीक है, चिंतन, संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या होता है, एक चिंतन प्रक्रिया है। ठीक है, चिंतन करने के बच्चों में चिंतन जब भी आते हैं तो वो समझ लीजिए डायरेक्ट कॉग्निटिव प्रोसेस को आप टिक मार दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कॉग्निटिव प्रोसेस में एक बच्चों को चिंतनशील के बारे में ही बताया गया है मनोवैज्ञानिक ने, समझिए। चलिए आगे देखते हैं। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत खालिस्तान के द्वारा की गई है, बताइए। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसने की गई थी, बताइए। कोहलर, लेविन, थॉर्नडाइक, पावलोव। द ट्रांसिट ऑफ द कॉवेनेंट वाज इनिशिएटेड बाय कोहलर, लेविन, थॉर्नडाइक, पावलोव। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बताइए। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसने की क्या था। अनुबंधन के गोचर, देखिए सबसे पहले अनुबंधन के गोचर किसने दिया था, तो कोहलर ने दिया था। कोहलर ने क्या किया था, कोहलर ने एक अनुबंधन के द्वारा उसको व्याख्या किया था, व्याख्यात्मक किया था। ठीक है, बच्चों के ऊपर। ठीक है, तो अनुबंधन हो जाएगा। ठीक है, इसका कोहलर ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांत के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली के गरजना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। 5 years old Raju see the storm outside his window, lightning flash and crackling sound. Raju jumps on hearing the noise. This incident happens again and again. Then after some time of peace, lightning crackles. Raju jumps on hearing the thunder of lightning. Raju jumping is an example which principle of learning, बताइए। क्लासिकल कंडीशनिंग, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। तो क्या हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन है। शास्त्रीय कोहलर का ही है, शास्त्रीय जो सीखने का होता है उसका ही अनुबंधन हो जाएगा, क्लासिकल कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, चालक न्यूनता सिद्धांत, क्रिया प्रसूत
सिद्धांत बताइए क्या हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग सजेस्ट रेनफोर्समेंट इन रेस्पॉन्स टू ए रिएक्शन, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो देखिए अधिगम में निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बल देने का सुझाव दिया गया था, तो क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत है, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत है, ठीक है, इसने दिया था क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, ठीक है। किसका है इसको जल्दी से आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो कौन दिया है, कौन सा दिया है वैज्ञानिक ने। आगे देखिए सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है, बताइए कौन सा असक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है, बताइए। उद्दीपक उद्दीपक अनुक्रिया उद्दीपक उद्दीपक अनुक्रिया उद्दीपक उद्दीपक। ऑप्शन ए और डी सेम है, कोई बात नहीं, चलिए बताइए क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसका अनुक्रिया और उद्दीपक हो जाएगा, ठीक है। रेस्पॉन्स और स्टिमुलस हो जाता है, ठीक है, एक्टिव लर्निंग में, ठीक है। एक्टिव लर्निंग में जब तक आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक उसमें आपको रुझान नहीं आएगा बच्चों पे, ठीक है। इसलिए अनुक्रिया और उद्दीपक हो जाएगा। सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे, बताइए कौन, सूझ का सिद्धांत किसने दिया था। संरचनावादी, संरचनावादी हो जाएगा, ठीक है, यहां भी गड़बड़ा जाएगा। व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी, प्रक्रियावादी, बताइए। जल्दी से बताइए 15 का आंसर क्या हो जाएगा। तो सूझ के सिद्धांत किसने दिया था, गेस्टाल्ट ने दिया था, गेस्टाल्ट ने, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है, गेस्टाल्ट ने दिया था, ठीक है, सूझ के सिद्धांत, सूझ के सिद्धांत दिया था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए सीखने की अंतर्दृष्टि किसकी देन है, सीखने की अंतर्दृष्टि किसकी है। हाउ हैज द इंसाइट इनटू लर्निंग, बताइए किसका है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो ये भी सीखने की अंतर्दृष्टि किसको, किसकी देन है, तो गेस्टाल्ट का ही है, ठीक है, गेस्टाल्ट ही हो जाएगा, गेस्टाल्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनसाइट इनटू लर्निंग किसका है, तो गेस्टाल्ट वादी का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तिगत मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है, पहचानिए। साक्षात्कार, शब्द सहचार्य परीक्षण, व्यक्ति अध्ययन, चेक लिस्ट, बताइए क्या होगा। चेक लिस्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत मापन की एक प्रक्षेपी है परीक्षण विधि नीचे दी गई है, पहचानिए, बताइए। A projective test method of individual measurement is given below. Interview, word associative test, person study, चार्ट लिस्ट, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो क्या हो जाएगा शब्द साहचर्य, जो वर्ड एसोसिएटिव टेस्ट होता है उससे मापन किया जाता है। व्यक्तिगत की मापन की प्रक्षेपी परीक्षण विधि से क्या नापते हैं, शब्द की साहचर्य परीक्षण के माध्यम से, ठीक है। आगे देखिए बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है। मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा भावनाओं की अभिव्यक्त करता, अपनी बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता, बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर, बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच कैरेक्टरिस्टिक इज एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट डिफरेंट फ्रॉम एन इंट्रोवर्ट स्टूडेंट, क्या हो जाएगा इसको बताइए।
जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर हमको चाहिए। देखिए बहुमुखी विद्यार्थी और अंतर्मुखी विद्यार्थी में यही अंतर है, विशेषता उसमें पाई जाती है। बहुमुखी में क्या होता है, मन ही मन में परेशान होने की अपेक्षा भावनाओं की अभिव्यक्त करता है। ठीक है, मन ही मन के परेशान जो होते हैं उससे भावनाओं में अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, यही हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बालक ने व्यक्तित्व का किस प्रकार के अधिगम अधिक प्रभावित करता है, बताइए। बालक ने व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम, अनुदेशनात्मक अधिगम, बताइए क्या होगा इसका आंसर। व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग इन्फ्लुएंस द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी मोर, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। जल्दी से बताइए। तो इंस्ट्रक्शनल जो लर्निंग होता है उसमें बालक ने व्यक्तित्व को अधिगम अधिक प्रभावित होता है। अनुदेशनात्मक, अनुदेशनात्मक मतलब किसी का मार्गदर्शन से ही ज्यादा होता है। जैसे एक शिक्षक बालक को बहुत बढ़िया से आपको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी होता है, अनुदेशनात्मक होना बहुत जरूरी होता है, जो इंस्ट्रक्शनल उसको कर सकते हैं। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? वार्षिक योजना, इकाई योजना, दैनिक पाठ योजना, प्रतिमान, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पेडागोजी का क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा। तो यूनिट प्लानिंग हम लोग को बनाना बहुत जरूरी होता है। शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले हम लोग को इकाई योजना बनाना जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। क्योंकि पहले आप टीचर रह के प्रिपेयर नहीं कीजिएगा, प्रिपरेशन नहीं कीजिएगा तो आप नहीं पढ़ा पाइएगा, क्योंकि बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा तो आप चुप हो जाइएगा। इसी तरह होता है, क्योंकि उसमें यूनिट प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग सोपान है, बताइए किसका है। ब्लूम, उपागम, हार्बर्ट, मैरिसन, गॉल्बरियन, बताइए किसका है। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड रिलेशंस, जनरलाइजेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बताइए। ब्लूम अप्रोच, हार्बर्ट, मॉरिसन, गोल्बरियन, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो हार्वर्ड का है, किसका है, हार्वर्ड का हो जाएगा। ठीक है, हार्वर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है, बताइए। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है? सीखने हेतु तो एक अच्छी सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने में, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने में, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने में, बताइए क्या होगा। 22 का आंसर बताइए। तो देखिए, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होता है? सीखने की है तो एक अच्छे सुलभकर्ता की जरूरत होता है। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही पढ़ा नहीं पाइएगा, खुद ही पढ़ा नहीं रहिएगा तो आप कैसे बच्चा को पढ़ाइएगा। इसलिए एक गुड फैसिलिटेटर ऑफ फॉर लर्निंग होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? कौन से शिक्षण सूत्र नहीं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, बताइए। 23 का आंसर आपको सबको आना चाहिए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन साइकोलॉजी आपको सीडीपी में भी पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर नहीं जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है? चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चिंतन उद्देश्य हम लोग का नहीं है, सभी बाकी है। भावात्मक आप सोच सकते हैं, ज्ञानात्मक होना चाहिए, क्रियात्मक तो बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है,
आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम के क्रियात्मक एवं अंतिम मूल्यांकन, सामान्यीकरण, शोध का आकल्पना का अपरिवर्तन कठोर होना। बताइए 25 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो प्रोग्राम का क्रियात्मक एवं अंतिम मूल्यांकन हम लोग का सबसे बेस्ट लग रहा है आंसर इसमें, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। शोध का चरण बोल रहा, शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्रियात्मक एवं अंतिम मूल्यांकन निकलता है। कोई भी चीज को आप शोध खोज कीजिएगा तो उसको अंतिम प्रक्रिया का क्या होगा, रिजल्ट क्या नहीं होगा, आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट जानना जरूरी होता है, मूल्यांकन होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अनुसंधान विधि की सीमाएं हैं। बताइए अनुसंधान की विधि की सीमाएं कहाँ हैं? विद्यालय में साधनों की कमी, अधिक समय लगना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 26 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो दोनों हो जाएगा, विद्यालय में साधनों की कमी होना चाहिए और अधिक समय लगता है अनुसंधान विधि के माध्यम से, ठीक है। चलिए सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है बलात्मक अधिगम, चिंतन और समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, अंत क्रिया और सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध, अनौपचारिक संगत संकेत, परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण एवं प्रतिराधात्मक समाजीकरण, मूल्यों एवं अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। 27 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 27 का देखिए, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, क्योंकि देखिए अंत क्रिया सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध, अनौपचारिक संकेत मिलता है, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? खोज विधि, ब्रह्मन विधि, समस्या समाधान विधि, कहानी विधि। इफ यू वांट टू टीच द रामायण एपिसोड इन क्लास, व्हिच मेथड वुड यू कंसिडर द बेस्ट? सर्च मेथड, एक्सक्लूजन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, स्टोरी मेथड। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो कहानी विधि के माध्यम से इसको पढ़ाना होगा, ठीक है बच्चों को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए? पाठ्यचर्या, शिक्षक रुचि, बालक की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स शुड बी डिटरमाइंड कीपिंग एंड इन व्यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? करिकुलम, टीचर इंटरेस्ट, नीड ऑफ द चाइल्ड, सोशल नीड। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो देखिए निम्न बोल रहा है अधिगमों का उद्देश्य को निर्धारण किया जाना चाहिए पाठ्यचर्या से, क्योंकि पाठ्यचर्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, करिकुलम होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए? लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, प्रेक्षण के आधार पर। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। As per the recommendations of NCF 2005, should there be method of assessment for student of class 1 and 2 on the basis of written test, on the basis of oral test, on the basis of written and
ओरल एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या हो जाएगा हम लोग का बच्चों को क्या होता है उसमें 1 to 5 में सबसे पहले बच्चों पे ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, बच्चों प्रेक्षण के आधार पे ही उसको मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर लाइक जरूर कर दीजिए।